टीएमसी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 का हिस्ट्री का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट के वीडियो हो चुके हैं हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टीएमसी नॉलेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसका हम PDF अपलोड करते हैं। आप इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री के लिए है। इसका पहला प्रश्न है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में मनाते हैं। अभी कल ही इसको मनाया गया है, गुड फ्राइडे के रूप में इसे मनाते हैं। और ईसा मसीह को सूली पे उस दिन चढ़ाया गया था और इसलिए ईसाई लोग जो हैं कि इसे गुड फ्राइडे के नाम से मनाते हैं। गुड फ्राइडे जो है कि ईसाइयों के लिए काफ़ी पवित्र हैं और ईसाई धर्म में ईस्टर भी एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो ईस्टर त्यौहार ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने का जो दिन था, यानी कि गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद से उसे उनको पुनर्जीवित होने की खुशी पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का, ये बताना है कि रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा जो रोज़ा महीना और रोज़ों का पवित्र महीना है। और इसका सही जवाब है कि जो इस रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना और रोज़ों का पवित्र महीना है। आप जानते हैं कि इसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जो हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध ये काफ़ी चर्चित है और इसे अशोक ने लड़ा था। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, क्योंकि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उसके 8वें वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था। और इसी युद्ध के बाद से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था, और यानी कि अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग दिया था और उसके बाद से बौद्ध धर्म को अपना दिया था। और कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था, यानी कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया है, यानी कि उसका वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में। फिलहाल इसका सही जवाब अशोक होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा अशोक जो है कि मौर्य वंश से संबंधित हैं। और इसी मौर्य वंश के संस्थापक जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार जो है कि अशोक, यानी कि बिंदुसार का लड़का अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी शासक यानी कि किसने मेगास्थनीज जो है वो यूनानी एक राजदूत बन के आए थे और उससे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और वहीं से मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जिन चीज़ों को या उनकी शासन व्यवस्था को जिस रूप में देखा, उसको उन्होंने अपने एक विवरण के रूप में लिखा, जिसे इंडिका कहते हैं। यानी कि इंडिका एक पुस्तक है कहें की, और इसकी रचना मेगास्थनीज ने की है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य या कहें कि मौर्य वंश के से संबंधित जो है कि बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे यानी कि WC बनर्जी थे। WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से जानवरों की भी पूजा होती हैं, तो वहाँ पे विशेष रूप से मातृ देवी की पूजा होती है, लेकिन कुछ जानवरों के भी पूजा के प्रमाण मिले हैं, जिसमें कुबड़दार बैल जो है कि सबसे प्रमुख था। तो कुबड़दार बैल के पूजा होने के प्रमाण मिले हैं। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी बैल का मतलब वहाँ पे अंकन चित्रण किया गया है, यानी कि एक सींग वाले बैल का। तो सही जवाब इसका होगा, यानी कि कुबड़दार बैल के पूजा के प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। यह अगला प्रश्न है। इल्तुतमिश ने किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। और इल्तुतमिश ने जो है कि यहाँ पर बिहार के बारे में पूछ रहा है कि बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो पहला सूबेदार नियुक्त किया था यानी कि मलिक जानी को किया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो मलिक जानी को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। तो सही जवाब इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मलिक जानी का नाम इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी कांड ये भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और काफ़ी इसमें जो है कि लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, यानी कि काकोरी कांड की जो घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन कांड, जिसका पहले काकोरी कांड के नाम से था लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन, और इसी को काकोरी कांड ट्रेन कांड के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी काकोरी स्टेशन पे, और इस घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, और जो एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसमें बताना है कि कौन जो क्रांतिकारी थे वो इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि इसमें बहुत से लोग थे। तो इसमें सही जवाब इसका होगा, यानी कि इसमें से प्रफुल्ल चौकी का नाम जो है वो इस काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, इसके साथ इसमें काकोरी जो कांड हुआ था उसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिरी जैसे लोगों को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद किसी तरह से बच करके भाग निकले थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। 1 नवंबर 1913 को जो गद्दर का पहला अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू में हुआ था। गद्दर एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रथम जो संस्करण हुआ था, यानी कि उसका प्रकाशन किया गया था 1 नवंबर 1913 को, और ये सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। और गदर पार्टी भी बनी थी जिसे लाला हरदयाल का नाम आता है, कि गदर पार्टी की स्थापना भी 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में ही किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता था। वैदिक काल में क्योंकि पूर्व जो शब्द होता था वो किसके लिए होता था ये बताना है। तो पूर्व का अर्थ होता था दुर्ग, यानी कि वैदिक काल में पूर्व दुर्ग के लिए इस्तेमाल होता था ये शब्द जो है। और वैदिक काल में इंद्र को अंतरिक्ष का देवता कहते थे और उन्हें विश्व का स्वामी भी कहा जाता है। वैदिक काल में भगवान इंद्र को पुरंदर करते थे, यानी कि दुर्ग या किलों को तोड़ने वाला भी उनको कहा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है, कहते थे। तक्षण का क्या मतलब था ये बताना है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। और ऋग्वेद में जो तक्षण होते थे बढ़ई को कहते थे। तक्षण ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मतलब जिसके पास अपनी क्या है कि आजीविका के लिए जो है कि जो बढ़ईगिरी का काम करते थे उनको तक्षण कहा जाता था। तो सही जवाब इसमें है ऑप्शन ए होगा, यानी कि बढ़ई के लिए इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे। मौर्यकालीन जो है कांकड़ी जो सिक्का होता था वो किस धातु का बना हुआ होता था। तो कांकड़ी ये तांबे के सिक्के होते थे। उस समय चांदी और जो सोने के सिक्के होते थे उनको एक तरह से पण कहते थे। तो तांबे धातु का जो सिक्का होता था, यानी कि उसमें वो कांकड़ी जो है तांबे धातु का सिक्का होता था। तांबे धातु के सिक्के को मासक भी कहते थे, ऐसे मासक भी कहा जाता था उनको। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए मौर्यकालीन में जो चांदी के सिक्के जो थे उसको पण कहते थे, और मौर्यकालीन की जो राजकीय मुद्रा थी वही पण थी, और पण जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पहला जो गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था वो किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया था ये बताना है। और इसका सही जवाब है, यानी कि गणतंत्र जो पहला जो गणतंत्र बना था वैशाली में वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि लिच्छवी इस ऑप्शन में नहीं दिया गया कहीं। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि लिच्छवी जो गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य भी कहा जाता है। तो लिच्छवियों ने जो है कि वैशाली में गणतंत्र की स्थापना की थी पहली बार। और अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। 84वां ये प्रश्न है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कम से कम 15 अधिकरण है। और आप जानते हैं कि कौटिल्य ने ये राजनीति शास्त्र पर एक किताब लिखी थी, और कौटिल्य राजनीति शास्त्र पर ये पहली पुस्तक थी चाणक्य की, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब इसका 15 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब है इसके लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 85 नंबर पर ये प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न जो है कि मिलता है। तो कालीबंगन ने जो है हड़प्पा स्थल है जहाँ से लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगन हड़प्पा स्थल है, प्रमुख हड़प्पा स्थल था जो राजस्थान में है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो सही जवाब इसका कालीबंगन होगा।
कलिबंगन का सही अर्थ होता है, यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। किस मौर्य शासकों को सेंट्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? किस मौर्य शासक को सेंट्रोकोटस जो कहते हैं, एंड्रोकोट्स और सेंट्रोकोस्ट कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? यानी कि ये अगला प्रश्न है, और ये 10वें वर्ष में, अपने शासन के 10वें वर्ष में जो है कि अशोक ने बोध गया यानी कि गया की यात्रा की थी, जो जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और आपको बता दें कि इसके 8वें वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग पर जो भीषण नरसंहार हुआ था उसकी वजह से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और अपने शासन के 10वें वर्ष में उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? इसमें अशोक ने, चूँकि बहुत सारे अभिलेख उनके हैं, अभिलेख शिलालेख बनवाए थे, तो इसमें किसमें जो है कि त्रिरत्न में विश्वास उन्होंने प्रकट किया है? तो भाब्रू जो लघु शिलालेख हैं उसमें अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया है। और उसमें जो 3 जो रत्न है, त्रिरत्न जिसको कहते हैं, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, और इस अभिलेख में अशोक ने इसके प्रति विश्वास प्रकट किया है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था? मौर्य काल में वार्ता का मतलब होता था, यानी कि वार्ता जो है कि इसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन सभी के लिए एक शब्द था, वार्ता कहते थे। तो इसका मतलब है कि इसमें पशुपालन और कृषि कार्य, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? ये अगला प्रश्न है। हर्ष का प्रधान सचिव था भांडी। और इस तरीके से इसमें ऑप्शन यहाँ पे बी दिया हुआ है जो सही जवाब है। तो जबकि इसमें जो सिंहनाद जो देख रहे हैं, तो ये हर्षवर्धन का, यानी कि कहें कि हर्षवर्धन का ये प्रधान सेनापति था हांडी, जबकि इनका ये सचिव था फांडी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि यानी कि लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य में जॉर्ज स्टीफेंस ने जो रेल चलवाने से संबंधित ये बात कही गई थी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब इसमें से नहीं दिया गया है, क्योंकि 1830 में ऐसा हुआ था कि जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाया था 1830 में, रेलवे और मैनचेस्टर के बीच में, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें से ज़्यादातर जो प्रश्न है उसका जवाब ऑप्शन ई में रखा गया है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशन ये रचना है एडम स्मिथ की रचना है, और 1776 में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? ये अगला प्रश्न है, और यानी कि कर्सिका द्वीप जो है जिस पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को हुआ था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कर्सिका द्वीप पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, ये बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही जवाब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जितल दे करके और इल्तुतमिश को ख़रीदा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, 1 लाख जितल। नेक्स्ट है कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? ये अगला प्रश्न है, और 1229 इसका सही जवाब होगा, यानी कि 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। यानी कि इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पर पत्र जो है कि प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला जो है कि वैधानिक वो सुल्तान था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? हिटलर यानी कि जो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। फिर बाद में हिटलर ने उसकी सदस्यता छोड़ दिया था। तो ये कब छोड़ा था? और इसका सही जवाब है कि 1933 में हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया था, और 1935 में उसने वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जानते हैं कि 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद से वर्साय की संधि हुई, और वर्साय की संधि में जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया था। युद्ध के सभी हरजाने उसी पर थोप दिए गए थे, और इससे हिटलर नाराज़ था, और इस वजह से हिटलर ने उनकी सदस्यता छोड़ दी थी राष्ट्रसंघ की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ये अगला प्रश्न है, और हिटलर का प्रचार मंत्री यानी कि गोबेल्स था, और हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। फिलहाल सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि गेस्टापो क्या था?
ये अगला प्रश्न है, गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस दल था और गेस्टापो के द्वारा नाजी विरोधी यानी कि नाजी विरोध का दमन किया गया था। तो सही जवाब इसका है एक गुप्तचर जो है कि वो पुलिस दल था। ये ऑप्शन ए सही जवाब इसके लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। ये अगला प्रश्न है। और 1789 के बाद से जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद से वहाँ फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी किया गया था और उसके बाद से फ्रांस की क्रांति के बाद से ही वो गणतंत्र भी बन गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, यानी कि यहाँ से इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पे गणतंत्र कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूँकि जब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से उदार तानाशाही तो रही नहीं, चूँकि तानाशाही और निरंकुश शासन के खिलाफ ही तो लुई सुलहमा के खिलाफ लोगों ने वहाँ का आंदोलन किया था और इसलिए वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये तानाशाही को तो ख़त्म ही कर दिया गया एक तरीके से। फिर बाद में वहाँ पे स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुत्व की भावना को वहाँ पे उसको स्थापित किया गया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ई में है। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, यहाँ देखिए ये प्रश्न जो है, यानी कि अगला ये जो प्रश्न है वो भी फ्रांस की क्रांति से ही है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति में ही दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ये अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है ये बताना है और इसका सही जवाब है यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये पुस्तक का नाम है, जो कि सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। ये 1453 में हुआ था। काफ़ी ये एक तरह से कहें कि चर्चित ये प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न मिल चुका है। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। और अगला प्रश्न आप देखते हैं कि धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध ये कहाँ हुआ था ये बताना है, यानी कि धर्म युद्ध ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। तो यरूशलेम जिसे ईसाई धर्म अपनी पवित्र भूमि मानते थे उस पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और इस वजह से ये लड़ाई हुई थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। शक्ति का पृथ्वीकरण, इस सिद्धांत का प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू था और यानी कि उसकी सबसे बड़ी ये देन है। और उसकी जो द स्पिरिट ऑफ लॉ उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ये रूसो की पुस्तक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो है कि रूसो ने यानी कि इस पुस्तक में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किए हैं और ये पुस्तक जो है कि 1762 में प्रकाशित हुई थी। 1762 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। अभी ये प्रश्न रिपीट हो गया, देखा अभी इसके पहले भी ये प्रश्न मिला हुआ था। इसका सही जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं था, यानी कि इन सभी जो है कि सॉरी यहाँ पे एक देख सकते हैं इसमें ऑप्शन चेंज हुआ है थोड़ा सा। उसमें चूँकि सब जगह तानाशाही दिया हुआ था कि सैनिक तानाशाही, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ये है कि संवैधानिक राजतंत्र का पहले स्थापना हुआ और फिर उसके बाद से वहाँ पे गणतंत्र की भी स्थापना हो गई थी। तो सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि नाजीवादी का उत्कर्ष हुआ है। नाजीवादी का उत्कर्ष कहाँ हुआ था, यानी कि जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था। यह अगला प्रश्न है। और 14 सूत्री योजना का जो प्रतिपादन किया था वुडरो विल्सन ने किया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और 14 सूत्री योजना जो बनी थी जनवरी 1918 में बनी थी, यानी कि वुडरो विल्सन के, और उसके तहत उन्होंने विश्व शांति का एक तरीके से कहें कि विश्व शांति से जुड़ा हुआ उनका मतलब था, यानी कि उसका उद्देश्य था 14 सूत्री योजना लाने का उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित करना। इसके बाद से है कि हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है। ये तो हाजीपुर का केला जो है कि बहुत फेमस है, यानी कि केले की खेती के लिए ये अधिक विख्यात है, जबकि लीची जो है वो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होती है और अमरूद के लिए ये जो है कि लखनऊ ये ज़्यादा फेमस है, जबकि आम के लिए भागलपुर जो है और जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो फेमस है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे है, यानी कि हाजीपुर केले के लिए प्रसिद्ध है। और इसका आखिरी प्रश्न है कि सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ये अगला प्रश्न है और ये युद्ध हुआ था 1866 में। इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी और ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में ये युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया और ये प्रसा, और इसमें जीत हुई थी इसमें पराजय जो हुई थी वो ऑस्ट्रिया की हुई थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। इस तरीके से ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट था हिस्ट्री के लिए।
इसके बाद भी और भी प्रैक्टिस सेट हैं जिसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। इधर कुछ समय अभाव के कारण वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम रेगुलर वीडियो आपके लिए अपलोड करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।